स्टार्ट करें। नेक्स्ट 6 चैप्टर हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है प्लानिंग, है ना। तो ऐसा नहीं है प्लानिंग आप लोग पहली बार पढ़ रहे हो। ट्वेल्थ में भी जब आप लोग बिजनेस पढ़ी होगी वहां पे प्लानिंग पढ़ी थी प्लानिंग। हाँ। यस सर। और प्लानिंग के बारे में हम लोगों ने एक चीज सीखी है कि जो सीबीएसई बोर्ड में हम लोगों ने पढ़ा, और ये बहुत अच्छी बात है कि उन लोगों ने हमको ये चीज बताई कि प्लानिंग जो चीज होती है वो कभी खत्म नहीं होती है ना। आप बिजनेस करते हो एट एवरी स्टेज द प्लानिंग इज रिक्वायर्ड। ये सीखा है आप लोगों ने, यस और नो? यस सर। हाँ। तो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, उसमें एक फीचर की तरह हम लोगों को पढ़ाते हैं। तो वो आप जब अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब भी आपको प्लानिंग करनी है। जब एग्जीक्यूशन होगा, ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, डिटर्मिनेशन होगा, उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे, कंट्रोल होगा, सब चीजें होंगी। तो प्लानिंग इज एट एवरी स्टेज, यू विल फाइंड द प्लानिंग एट एवरी स्टेज। ठीक है। ऐसे ही ऑडिट भी बिना प्लानिंग के नहीं किया जा सकता। ऑडिट में भी आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। जब हम कोई, अभी कब प्लानिंग करोगे कब, वो एक ऐसी चीज है कि प्लानिंग का कोई स्पेसिफिक नहीं है ना भाई। वो आपको स्टार्टिंग में भी करनी है, जब आप अपनी ऑडिट परफॉर्म कर रहे होगे तब भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब आप ऑडिट फाइनलाइज करेंगे तब भी प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। वो खत्म हो जाएगा फिर से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी आगे के काम की, वापस से कैसे करना है सब चीजें। तो यहाँ पर भी प्लानिंग के साथ ऐसा ही है। ठीक है। आया समझ में? आगे हम लोग इसको पढ़े। ये कुछ, यस सर। हाँ, ये कुछ टॉपिक बेटा अपने को कवर करने। पर्पस, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट प्लान क्या होता है, इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट क्या है, फ्रॉड, फिर उसके अलावा फ्रॉड, लॉज एंड रेगुलेशंस, क्वालिटी मैनेजमेंट और डॉक्यूमेंटेशन। ये हमारे स्पेशल कंसिडरेशन हैं कुछ, है ना। यहाँ हम लोग देखेंगे कि भाई फ्रॉड को लेकर के आपकी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स जिम्मेदारी क्या होती है, लॉज एंड रेगुलेशंस को लेकर के, क्वालिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले हम लोग फटाफट से पढ़ना चालू करते हैं। देखो, प्लानिंग क्यों करते हैं हम लोग? ताकि हम लोग हमारी ऑडिट को इफेक्टिव मैनर में परफॉर्म कर पाए, इसलिए हम लोग प्लानिंग करते हैं। ISA 300 हमारी प्लानिंग एट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करता है। ऑडिट पोटेंशियली कॉम्प्लेक्स है, रिस्की है, एक्सपेंसिव है। ठीक है। जनरली सभी फर्म्स के पास अपने इंटरनल मैनुअल्स और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है। ये जरूरी है कि आप अपनी ऑडिट प्लान करें। प्लानिंग करने से क्या फायदा होगा? आप ध्यान दे पाएंगे इंपॉर्टेंट एरियाज पे। अगर आप जैसे शुरू में ही प्लान कर लोगे तो आपको पता रहेगा कि भाई इंपॉर्टेंट एरियाज कौन से हैं, कहाँ मुझे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, पहले से ही आपको पता चल गई प्लानिंग की स्टेज पे ही, तो आपने उसको आइडेंटिफाई अगर जल्दी कर लिया तो उसको हम लोग टाइमली रिजॉल्व कर लेंगे। ठीक है। हमारा जो परफॉर्मेंस होगा वो ऑर्गेनाइज और मैनेज अच्छे से होगा। ठीक है। इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में हम लोग अपनी ऑडिट को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। टीम मेंबर्स हम लोग, मतलब फिर जैसे आप ये आप बहुत रिलेट करोगे ना ट्वेल्थ वाली चीज से, कि भाई ट्वेल्थ में इनको हमने अलग अलग नाम दिया, बट वो तो यही रहेगी, प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, फिर उसका क्या कहते हैं हम लोग, फिर डायरेक्शन आ जाता है। फिर डायरेक्शन आता है, क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंट्रोलिंग। कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है। तो वैसे ही सब चीजें हो रही हैं यहाँ पर। टीम मेंबर्स आप अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, फिर उनका डायरेक्शन सुपरविजन होगा, और उनके काम को हम लोग इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे, जैसे कि एक्सपर्ट्स हो गए या दूसरे भी लोग जो हम लोगों ने। वही सारी चीजें आई हैं यहाँ पर भी, यस और नो? यस सर। वैसे इन्होंने सिक्वेंशियली उस चीज को किया है। तो इंपॉर्टेंट एरियाज हो गए। इसके अलावा पोटेंशियल, टाइमली बेसिस पे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसको रिजॉल्व कर लिया, इफेक्टिव एफिशिएंट मैनर में अपनी ऑडिट को ऑर्गेनाइज कर लिया, मैनेज कर लिया, अप्रोप्रिएट कैपेबिलिटीज और कॉम्पिटेंसी के टीम मेंबर्स हमने सेलेक्ट कर लिए, उसकी वजह से उनके काम को डायरेक्शन सुपरविजन हम लोग अच्छे से कर पाएंगे और उनके काम को इफेक्टिवली कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। ठीक है। ये सब इन्होंने बेनिफिट्स बताए। सिंपल है भाई, समझ में आ गया सिमरन? या यस सर। ठीक है। Next, planning ensures that the risk of performing a poor quality audit and ultimately given an inappropriate audit reduced to an acceptable level। तो ये भी आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, इन लोगों ने बोला कि भाई क्यों हमको एज पर स्टैंडर्ड्स ऑडिट करनी चाहिए।
स्टैंडर्ड्स को मान करके ऑडिट क्यों करनी चाहिए भाई यहाँ पे? ठीक है, तो स्टैंडर्ड सोच समझ के बनाए होंगे किसी ने। किसने बनाया स्टैंडर्ड? वो हमने पढ़ा। किसने बनाया स्टैंडर्ड? किसने बनाया? IAASB। IAASB। ठीक है, जो कि हमारी एक बॉडी है अंडर। पेरेंट बॉडी कौन सी है उसकी, बोर्ड की? IFAC। आईफैक। तो आईफैक के अंडर एक बॉडी है IASB, वो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है इशू करती है। तो भाई बहुत समझदार लोग ही बैठे होंगे ना वहां पर, तो सोच समझ के बनाए होंगे, कुछ फायदा ही होगा उनकी। उन्होंने उनके बनाए गए स्टैंडर्ड्स को मान करके ऑडिट करोगे तो, कि नहीं होगा? यस सर। अभी बरसात कैसी हो रही है वहां पे तुम लोगों के यहाँ पे? महाराष्ट्र में, मुंबई में तो कल छुट्टी है स्कूल की, क्योंकि बहुत तेज बारिश आ रही है और जो रोड से वो फ्लड अप कर रही है। और सिमरन तुम्हारे यहाँ पे? यहाँ उत्तराखंड पे तो ओले भी गिरे आज। अरे यार बढ़िया है, तुम लोगों के यहाँ पे बरसात होती है। मैं तब यहाँ पे राजस्थान में बिल्कुल बरसात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ अभी एक बार बरसात हुई है, जोधपुर में। चलो कोई बात यहाँ तो हर दिन हो रही है, हर शाम को। नहीं। तुम लोग ज्यादा बरसात से परेशान हो, हम लोग बिना बरसात से परेशान है ना? यस कोई सर। चीज कोई यस सर। चीज हाँ, कोई चीज ज्यादा हो जाए तो बुरी लगने लग जाती है। इससे सब चीजें बैलेंस होनी चाहिए। चलो कोई नहीं। हाँ, तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑडिटर को अचीव करने के लिए ऑडिट को हमको इन अकॉर्डेंस विद ISA परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, अब ISA को मानने से, ISA के अकॉर्डेंस में ऑडिट करने के फायदे ये हैं कि आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर पाओगे। इससे यूजर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। एक बड़ी एक अभी मैं ऐसे ही किसी बच्चे को पढ़ा रहा था, तो एक क्वेश्चन मैंने पूछा था उस बच्चे से। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग भी उस बात का जवाब देना। अगर ऑडिट हम लोग पढ़ चुके हैं, 6 चैप्टर तक आ गए, ठीक है, तो एक जवाब देना है ना, देखते हैं क्या तुम लिख दे पाते हो। बिजनेस है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस बनाता है। हु ड्रॉज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? सबसे पहले मैनेजमेंट बनाता। नहीं, मैनेजमेंट बनाए कोई बात नहीं, बनाएगा तो बिजनेस ही यस सर। ना। कोई सोल प्रोप्राइटरशिप है तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता अगर वो अकेला ही है। बड़ा बिजनेस है तो उनके पास पूरी अपनी कोई भी हो बिजनेस बनाएगा, ड्रॉ करेगा। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख करके डिसीजन जिन लोगों को लेना होता है उनको हम लोग स्टेक होल्डर्स कहते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है यस सर। है ना? स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाते हैं? एग्जाम्पल, इन्वेस्टर्स हो गए। गवर्नमेंट, एनवायरमेंटल ग्रुप्स। हाँ, इन्वेस्टर का ग्रुप्स आ गया। गवर्नमेंट भी इन्वेस्टर हो सकती है आपकी, है ना? बैंक इन्वेस्टर हो सकता है। क्रेडिटर्स मतलब सॉरी, बैंक जो है वो स्टेक होल्डर हो सकता है। क्रेडिटर आपका जो है स्टेक होल्डर हो सकता है। ये सब लोग हमारे स्टेक होल्डर ग्रुप के अंदर आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑडिटर है। मुझे बताओ कि आपका क्लाइंट कौन है? बिजनेस। पैसे कौन देगा आपको? बिजनेस। बिजनेस पैसे देगा, ठीक है। ये हमको पैसे देंगे। तो हम लोग सर्विस किसको दे रहे हैं? हम लोग स्टेक होल्डर्स को सर्विस दे रहे हैं या बिजनेस को सर्विस दे रहे हैं? टेक्निकली दोनों को दे रहे हैं, बट मोर रियलिस्टिकली बिजनेस को दे रहे हैं। सही है सिमरन ये बात? यस सर। ठीक है, मोर रियलिस्टिकली बात सही है कि हम लोग जो हमारे क्लाइंट होते हैं वो हमारे बिजनेस होते हैं, हम उनको सर्विस देते हैं। सर्विस क्या देते हैं? व्हाट सर्विस वी आर श्योरेंस। गिविंग? अश्योरेंस। अश्योरेंस। यस सर। हाँ, ये बात तुमने सही बोली। ठीक है, तो मैं देख रहा था भी इतनी ऑडिट पढ़ ली तो हम लोगों को ये चीज पता ही नहीं पता। तो हम जो सर्विस दे रहे हैं इट इज कॉल्ड एज एश्योरेंस सर्विसेज ना। आप उनको एक सर्विस दे रहे हो जिसमें आप अपने क्लाइंट के बनाए गए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे
किसको विश्वास दिलाने का काम करोगे? स्टेक होल्डर्स को विश्वास दिलाने का काम करोगे, ये हमारी सर्विस है। ठीक है भाई। यस सर। यस अब ठीक है, मुझे लग रहा है मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ, तुम लोगों को चीजें समझ में आ रही है ना? मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है जब तुम लोग सही जवाब देते हो, तो यहाँ पे सही पढ़ा रहे हैं। ये हटा देते हैं। चलो आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ इन्होंने क्या बोला कि भाई क्या फायदा होगा ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आईएसए करने का। एक तो आपकी जिम्मेदारियां पूरी होगी एज अ ऑडिटर, आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। यूजर कॉन्फिडेंस, यूजर को जब पता रहेगा कि भाई एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो है ऑडिट के, वो आपने फॉलो करते हुए उसके अकॉर्डिंगली ऑडिट करी, तो उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपकी की गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट में। ठीक है। आपकी क्वालिटी, जो स्टैंडर्ड्स जो है, वो जो स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी इंटरनेशनली हम लोगों को चाहिए होती है, वो आपकी मेंटेन होगी। ठीक है। और इससे आपकी प्रोफेशन की भी जो है वो रेपुटेशन बढ़ेगी, है ना? इसके अलावा एक आपको स्टैंडर्ड मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस का मेजरमेंट करने के लिए। देखो हमें नहीं पता कि हमने क्या काम कैसा किया है अनलेस एंड अनटिल देयर आर नो स्टैंडर्ड्स। तो वो स्टैंडर्ड्स हैं तो हम एज अ ऑडिटर हम ये देख सकते हैं कि भाई हमने काम कैसा किया है। वी कैन मेजर आवर परफॉर्मेंस। आया समझ में क्लियर यहाँ पे? व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कंडक्टिंग एन ऑडिट ऑन द इन अकॉर्डेंस विद द आईएसए? चार पांच ही पॉइंट इन लोगों ने डिस्कस किए। क्लियर है? समझ में आया हियर सिमरन? यस सर। ठीक है। यस। इसके अलावा ये कहते हैं कि ऑडिट के अंदर आपको एज पर आईएसए करनी चाहिए, लेकिन आईएसए के साथ साथ आपको प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म और प्रोफेशनल जजमेंट भी यूज करना पड़ेगा। स्कैप्टिज्म के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई जजमेंट लेते हैं वाइल अप्लाइंग द नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड द ट्रेनिंग दैट यू हैव गेन्ड व्हेन यू आर बिकमिंग द प्रोफेशनल, है ना? तो जब अभी आप पढ़ रहे हो, अभी आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे, देन यू विल, once you will complete your academics, you are required to go to some offices and there you have to gain certain experience in the field of audit। ठीक है। तो वो जो एक्सपीरियंस आपने लिया, वो जो ट्रेनिंग आपने ली, उन सब चीजों को यूज करके जब आप कोई जजमेंट लेते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं? प्रोफेशनल जजमेंट कहते हैं, which is basically, which is of course will be different from the judgments that have been taken by the common people, है ना? फर्क होगा उसके अंदर, यस और नो? यस सर। ये है। तो जो जजमेंट आपने अपनी प्रोफेशनल नॉलेज ट्रेनिंग को अप्लाई करके लिया, एक्सपीरियंस को अप्लाई करके लिया, उसको हमने यहाँ पर प्रोफेशनल जजमेंट बोला है। ठीक है भाई, यहाँ पे यस और नो? यस सर। नेक्स्ट इन लोगों ने क्या बोला? ऑल्दो रिस्क असेसमेंट इज अ फंडामेंटल, देयरफॉर यूज ऑफ अ रिस्क बेस्ड अप्रोच रिक्वायर्स स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस। Although risk assessment a fundamental element of the planning process, risk can be uncovered at any stage of the audit, and procedures must be adapted in light of revelations that indicate further risk of material misstatement. Is the responsibility of most senior reviewer, usually the engagement partner, to confirm that this happens। अब इन्होंने क्या बोला है कि देखो, जब आप ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले हम लोग रिस्क असेसमेंट करते हैं। ऊपर अपन पढ़ के आए रिस्क के बारे में यहाँ पे, यस और नो? यस सर। तो सबसे पहले आप रिस्क असेसमेंट करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमने रिस्क असेसमेंट की स्टेज पे जो चीजें पता चली वो फाइनल होगी। ये प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म जैसी चीज और प्रोफेशनल जजमेंट जैसी चीज हमको ड्यूरिंग दी ऑडिट, है ना, अप्लाई करनी होती है, क्योंकि रिस्क किसी भी स्टेज पे हमको जो है वो दिख सकता है, वो चेंज हो सकता है, वो बढ़ सकता है ना? जब आप ऑडिट करोगे तब भी ऐसी कुछ चीजें आपके सामने आ सकती हैं जिससे आपने जो प्रीवियसली रिस्क असेसमेंट किया है उसमें वो अब वो वैसा नहीं रहेगा। हो सकता है रिस्क बढ़ गया, और आपको अकॉर्डिंगली उसको डील करना पड़ेगा, आपको प्रोसीजर्स परफॉर्म करके उस रिस्क को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है। और इन्होंने बोला ये किसकी जिम्मेदारी है? जनरली जो सीनियर मोस्ट रिव्यूअर होते हैं, जो कि जनरली इन्होंने बोला एंगेजमेंट पार्टनर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी टीम को ये बात बता के रखें कि भैया खतरा तो आगे भी हो सकता है, तो ध्यान रख के काम करें। अगर ऐसी कोई भी सर्कमस्टांसेस, कोई भी इवेंट ऐसा दिखता है जिससे उनको लगता है कि भाई रिस्क असेसमेंट है, तो उनको अपने सीनियर्स को बताना चाहिए। ये इन्होंने बताया। क्लियर है भाई? समझ में आया यहाँ पे, यस और नो?
यस सर। ठीक है, तो ये सब बातें तो हो गई। अब क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही प्लानिंग है, हम लोग प्लानिंग से स्टार्ट करते हैं पढ़ना। अब देखो प्लानिंग कैसे होती है। प्लानिंग में कुछ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, मतलब देखो अब शुरू से उन्होंने बोल दिया कि प्लानिंग ऐसा नहीं कि रिस्क असेसमेंट हो गया तो उसके बाद प्लानिंग होगी। प्लानिंग तो आपकी तब से स्टार्ट हो जाएगी जब आपके पास क्लाइंट आया और उसने बोला कि भाई आपको हमारी ऑडिट करनी है ना। तो ऑडिट करने का डिसीजन लेना, वहीं से आप प्लानिंग स्टार्ट कर दोगे कि भाई मुझे ऑडिट करनी भी है इस क्लाइंट के लिए या नहीं करनी है, मुझे इसकी ऑडिट को एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। तभी से आपकी प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है भाई, यहाँ पे ये यस बात। यस। सर। ठीक है, तो प्लानिंग में प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज भी आ जाती हैं। तो उसमें जो प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज होती हैं उसमें आप लोग प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं रिगार्डिंग कि भाई ये जो हमारे पास एंगेजमेंट आई है इसको हमको एक्सेप्ट करना है या कंटिन्यू करना भी है। ठीक है, आप फिर कंप्लाइंस और एथिकल रिक्वायरमेंट्स का इवैल्यूएशन करते हैं। दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस चैप्टर कि भाई हमको ही अगर ऑडिट आएगी हम लोगों के पास तो हम लोगों को क्या क्या करना होता है, पढ़ा है ना अपन ने वहां पे। काफी चीजें बताई है उन लोगों ने कि भाई आप ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले क्या क्या चीजें देखोगे। जी सुनो। यस। तो यस वो सर। प्लान करके वो इवेल्युएशन हम लोगों को करना है। और हमको ये इंश्योर करना होता है कि क्लाइंट और हमारे बीच में किसी तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे। तो सबसे पहले तो आपकी प्लानिंग में ही सबसे पहला एंगेज जो एलिमेंट है वो प्री एंगेजमेंट एक्टिविटीज है, मतलब एंगेज होने से पहले के काम की प्लानिंग है। वो आप प्लान करोगे, वो आप परफॉर्म करोगे वंस यू हैव टेकन द डिसीजन कि हाँ भाई ठीक है। सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद नाउ आई हैव केम टू द कंक्लूजन कि मुझे ऑडिट एक्सेप्ट करनी है। फिर आगे की बात करेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक, यस और नो। यस सर। सर। वंस यू हैव एक्सेप्टेड द ऑडिट फिर ऑडिट स्ट्रेटेजी बनती है और ऑडिट प्लान बनता है। अब आपकी ये चीज ध्यान रखना कि जो भी आप प्लानिंग करेंगे, चाहे वो स्ट्रेटेजी बनाए चाहे वो आप एक ऑडिट का प्लान बनाए, जो भी आप स्ट्रेटेजी और प्लान बनाएंगे ये डॉक्यूमेंट करी जाती है ना। ये ये जो है वो ओरल नहीं होता है ये सब कुछ ना, कि आपने दिमाग में सोच लिया अपने टीममेट्स के साथ डिस्कस कर लिया। जो भी प्लानिंग होगी वो पेपर्स पे होगी, है ना। ग्रेजुअली व्हेन यू विल गो टू सम ऑफिस आप वहां पे सीखेंगे ये सब चीजें, देखेंगे भी प्लानिंग कैसे होती है, कैसे स्ट्रेटेजी डेवलप करी जाती है, कैसे प्लान बनाया जाता है, कैसे वो डॉक्यूमेंट होता है, वो सब चीजें। बट ये चीज ध्यान में रखनी है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। यस। और अगर स्ट्रैटेजी और प्लान में कोई अपडेट होगा उसमें कोई चेंज होगा तो वो भी चीज अकॉर्डिंगली आप लोग डॉक्यूमेंट करेंगे। नाउ पहले इन लोगों ने ऑडिट स्ट्रैटेजी डिस्कस किया, प्लान डिस्कस किया। देखो स्ट्रैटेजी और प्लान के बीच में क्या डिफरेंस है ये आपने 12th में पढ़ा और वही चीज यहाँ पर भी है, कोई फर्क नहीं है उसमें। ठीक है, स्ट्रैटेजी स्पेसिफिक नहीं होती है, जो हमारा डिटेल प्लान होता है वही स्पेसिफिक होता है। स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ फ्रेमवर्क है, स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस है, जो प्लान जो प्लानिंग को गाइड करेगी, जो डिटेल्ड आप प्लानिंग करोगे। फर्क समझा है आपने स्ट्रैटेजी में। यस सर। 12th में पढ़ा आप लोगों ने स्ट्रैटेजी क्या फर्क होता है। तो इसी तरीके से जब आप ऑडिट करते हैं तो ऑडिट में हम लोग पहले एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस स्ट्रैटेजी को फिर दिमाग में रखते हुए डिटेल्ड प्लानिंग करी जाती है। तो स्ट्रैटेजी डिटेल्ड नहीं है, ये डिफरेंस हो गया दोनों में। स्ट्रैटेजी आपको ये नहीं बताएगी कि आप आज क्या करेंगे, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ये चीज आपको स्ट्रैटेजी नहीं बताएगी। ये चीज आपको प्लानिंग बताएगी, डिटेल प्लानिंग आप जो करेंगे। तो पहला फर्क तो ये हो गया स्ट्रैटेजी और प्लानिंग में कि स्ट्रैटेजी डिटेल्ड नहीं होती है, प्लानिंग डिटेल्ड होती है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो। यस सर। स्ट्रैटेजी बेसिकली स्कोप टाइमिंग और डायरेक्शन ऑफ द ऑडिट बताएगी कि हमारी ऑडिट का स्कोप क्या होगा, कितने समय में हम इसको कंप्लीट कर देंगे, और हमारा ऑडिट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, स्कोप में क्या क्या चीजें आती है, स्कोप में बेसिकली ये आ जाता है कि कितना हमको क्या क्या चीजें कवर करनी है, क्या क्या चीजें कवर नहीं करनी, क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है। परचेज ऑडिट करनी है, सेल्स ऑडिट करनी है, किसी के कोई क्लाइंट है उसके 10 12 15 ऑफिस हैं, अलग अलग शहरों में हैं, तो वहां हम जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो सब चीजें। इस तरीके से आपकी ऑडिट स्ट्रेटेजी बनेगी। ये इन्होंने एक डायग्राम बनाया बेटा, ये देख लो।
ठीक है, ये हमारे ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। हमारी एंगेजमेंट की करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, और हमें क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगे वो चीज आ जाएगी। सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हम लोग डिटरमिन कर लेंगे यहाँ पे, कि भी क्या क्या फैक्टर्स हमारी ऑडिट को अफेक्ट करेंगे। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज हो गई, नॉलेज हमने क्या क्या गेन करी है, और इसके अलावा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, टाइमिंग एंड कम्युनिकेशन आ जाएगा। ये हमारी ऑडिट स्ट्रेटेजी का पार्ट है। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? इसको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस ये चीज ध्यान रख लेना। आगे Yes, बढ़े। यस सर। वो बहुत डिटेल में नहीं है, जो चीज है डिटेल में उसको डिटेल उतना ही ध्यान रखना है, ज्यादा रखना है। ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने का क्या फायदा है? एक तो आपको नेचर ऑफ रिसोर्सेज पता चल जाएंगे, है ना। जैसे आप स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा हमको कैसे रिसोर्सेज की जरूरत है, हमें कितने लोग चाहिए होंगे काम करने के लिए, क्या टेक्नोलॉजी चाहिए, अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की जरूरत है तो वो हो गया, और किन एरियाज में इनको डिप्लॉय करना है, कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज चाहिए, कब चाहिए, कैसे इन रिसोर्सेज को डायरेक्ट हम लोग सुपरविजन करेंगे। ये सब चीजें आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाने से पता चल जाती हैं। आगे सर, क्लियर है यहाँ पे? यस और? yes, sir. क्लियर, समझ में आया है सिमरन? कोई डाउट? नो सर। जब आप ऑडिट स्ट्रेटेजी बना लेंगे, मतलब आपने अपनी ऑडिट किस नेचर की होगी, कितने टाइम में आप उसको कंप्लीट करोगे, और क्या कितना सॉरी किस डायरेक्शन में आप उसको लेकर के जाओगे, ये क्या क्या रिसोर्सेज आपको, जब ये डिटर्मिनेशन हो गया है हमारा ना, तब फिर हम लोग डिटेल्ड प्लानिंग करते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल्ड प्लान बनाया जाता है वंस यू हैव established this strategy. Now a detailed plan will be developed to address how the various matter identified in the overall strategy will be. तो स्ट्रेटेजी बनाते समय जो जो समस्याओं को हमने, जो जो प्रॉब्लम्स हमने फाइंड आउट करी, जो जो इश्यूज हमने एड्रेस फाइंड आउट करें, उन इश्यूज को हम स्पेसिफिकली क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. एक डिफरेंस इन्होंने बता दिया कि स्ट्रेटेजी आपकी बेटा सिर्फ ओवरऑल अप्रोच डिटरमाइन करती है, और जबकि ऑडिट ऑपरेशनल डिटेल्स, आज क्या काम होगा, कौन क्या काम करेगा, ये सब चीजें स्ट्रेटेजी नहीं, ये सब चीजें हमारी डिटेल प्लानिंग में आएंगी। तो क्या क्या चीजें आपके प्लान में आ गया यहाँ पे? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देम। ठीक है, तो डायरेक्शन देना उनको, कैसे आपकी टीम मेंबर्स के काम को आप सुपरवाइज करोगे, कैसे उनके काम का रिव्यू किया जाएगा, ये सब चीजें आपके ऑडिट प्लान का पार्ट होंगी, है ना। दूसरा जो मेजर पार्ट होगा वो बेटा प्रोसीजर्स होंगे। आप जब स्ट्रेटेजी बनाते हो ना, तो स्ट्रेटेजी में प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे ये चीज नहीं आती है, बट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करेंगे ये हमारी प्लानिंग में आएगा। ये फर्क ध्यान रखना। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने हैं, ये प्लानिंग का पार्ट हो गया आपका, है ना। चाहे वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, चाहे वो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, इन प्रोसीजर्स को कौन परफॉर्म करेगा, ठीक है, क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाएंगे, सैम्पलिंग कितनी होगी, ठीक है, और ये सब प्रोसीजर्स हमको कब करने हैं, इंटरिम ऑडिट के टाइम पे करने हैं, फाइनल ऑडिट के टाइम पे करने हैं, या कोई भी दूसरे प्रोसीजर्स जो कि एज पर आईएसए हमको करना जरूरी है। ये सारी चीजें हम लोग प्लानिंग में डिटरमाइन करते हैं, ना कि स्ट्रेटेजी में डिटरमाइन करते हैं। फर्क समझ में आ रहा है बेटा यहाँ पे? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, ये इन लोगों ने यहाँ पे बता दिया। ये सिर्फ स्ट्रेटजी है, इसमें आपने स्कोप, डायरेक्शन ऑडिट का डिटरमाइन कर लिया, और ऑडिट प्लान जो है वो उसको डिटेल में बनाया आपने, कैसे इस स्ट्रेटजी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, वो चीज आप यहाँ पर फिल कर दी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. नेक्स्ट बेटा आपके इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट हो गई। देखो ये हर क्लाइंट के लिए जरूरी नहीं होता ना। आप हर क्लाइंट के लिए इंटरिम ऑडिट भी करो, फाइनल ऑडिट करो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये जनरली जो बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं, या ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि जिनमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, जो पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज हैं, ऐसे उनके अंदर आपको
हो सकता है कि पूरे साल ही ऑडिट करनी पड़े, मतलब जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो पैरेलल आप उनकी ऑडिट भी कर रहे हो, मतलब साल खत्म हुआ भी नहीं है और आप उनकी ऑडिट करना चालू कर दो। तो ऐसी ऑडिट की जरूरत आपको हर क्लाइंट के साथ नहीं पड़ने वाली ना, वो तभी पड़ने वाली है जब क्लाइंट आपका ह्यूज है ना। आप रिलायंस की ऑडिट कर रहे हो तो रिलायंस की ऑडिट पूरे साल चलती है, क्योंकि उतना काम है उनके पास कि आपको पूरे साल साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, है ना। यस और नो। यस। तो इंटरिम एंड फाइनल ऑडिट का जो पर्पस है वो हर क्लाइंट के लिए नहीं है, इसका पर्पस सिर्फ उनके लिए है जो क्लाइंट्स ह्यूज हैं, जो बड़े हैं। ठीक है। तो ये करना है नहीं करना डिपेंडिंग अपॉन कि भी क्या हमारा क्लाइंट वाकई इतने सफिशिएंट फॉर, इन्होंने बहुत क्लियर लिखा है ना सेकंड पैराग्राफ में देखोगे, फॉर एन इंटरिम ऑडिट टू बी जस्टिफाइड द क्लाइंट नॉर्मली नीड्स टू बी a sufficient size because this may increase cost. However, interim audit should improve risk assessment and make final procedure more efficient. तो ये डिसीजन लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप किसी के इंटरिम ऑडिट भी करोगे, तो अगर वाकई वो उस साइज का है कि आपको लगता है कि नहीं भाई इनके सिर्फ फाइनल ऑडिट करने से काम नहीं चलेगा, मुझे तो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से पहले ही काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा, तो ही आप उसके लिए वो इंटरिम ऑडिट प्लान करेंगे। आया भाई समझ में यहाँ पे, यस और नो। यस। ठीक है। हाँ, तो लेकिन उन्होंने ये बहुत क्लियर कर दिया कि इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट एक ही ऑडिट के दो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, होती ऑडिट ही है, लेकिन उसको हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि क्लाइंट बहुत ह्यूज है, हम सारा काम क्लाइंट के ईयर खत्म होने के बाद नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू पैरेलली उसको साथ में ऑडिट भी करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा काम बांट लेते हैं, सारा काम अब फाइनल ऑडिट के टाइम पे नहीं होगा, कुछ काम हम लोग साइमल्टेनियसली कर लेंगे, मतलब ईयर एंड होने से पहले ही। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो। यस। काम बेटा हम लोग ईयर एंड होने से कर लेंगे पहले। अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, कौन सा चल रहा है। 24 to 25। हम्म। तो अगर मान लीजिए आप किसी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो जो वाकई इतनी ह्यूज साइज की है कि आपने ये सोचा है, ये डिसीजन लिया है कि हमको इसकी इंटरिम ऑडिट भी करनी है, तो ऐसे केस में ये ईयर मतलब अभी खत्म हुआ नहीं है ना, तो अभी जैसे जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, इंटरिम ऑडिट कर सकते हैं। ठीक है। और फिर जब साल खत्म हो जाएगा तो इसकी फाइनल ऑडिट कर लेंगे। आया समझ में बेटा, क्लियर है यहाँ पे, यस और नो। यस। इस तरीके से इंटरिम ऑडिट और फाइनल ऑडिट के बीच में फर्क होता है। ये डिफरेंसेस इन लोग अब कैसे आपका फर्क इन लोगों ने यहाँ पे समझाया है वो देख लेते हैं। देखो इंटरिम ऑडिट जो है वो स्पेसिफिकली कंप्लीटेड पार्ट वे, मतलब क्लाइंट के अकाउंटिंग ईयर में ही चालू हो जाती है और तभी खत्म हो जाती है। फाइनल ऑडिट हम लोग बेटा जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद करते हैं। ठीक है, यस और नो। यस। तो फाइनल ऑडिट तो हमेशा 31 मार्च के बाद ही होगी, ये चीज ध्यान रखना, इंटरिम ऑडिट 31 मार्च से पहले हो जाएगी। अब लेकिन इंटरिम ऑडिट के लिए एक इनका रिकमेंडेशन है, वो क्या रिकमेंडेशन है इनका, इन्होंने बोला कि भाई देखो इंटरिम ऑडिट आपकी न तो बहुत ज्यादा जल्दी होनी चाहिए और ना बहुत ज्यादा ईयर एंड की होनी चाहिए, मतलब ईयर एंड कब होगा, वो 31 मार्च को होगा ना ईयर एंड तो, यस और नो। यस। तो अब अगर आप 31 मार्च को इंटरिम ऑडिट कर रहे हो, आप तो बोल रहे हो आज 31 मार्च है, अभी तो चलो बंद हुआ नहीं है। ठीक है, तो ईयर एंड जब आपका हुआ नहीं है, 31 मार्च, और आप यहाँ पे इंटरिम ऑडिट कर रहे हो, तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए कि 31 मार्च तक को भी आप ऑडिट कर रहे हो। ठीक है, क्यों, क्योंकि 31 मार्च को क्या होता है बेटा, बिजनेस में क्या करते हैं हम लोग, बिजनेस में 31 मार्च को, जल्दी बताओ क्या होता है 31 मार्च को, जल्दी बताओ भाई क्या करते हैं हम लोग बिजनेस में 31 मार्च को। अकाउंटिंग बुक्स क्लोज करते हैं। हाँ बोलो ना, तो क्या करते हैं हम लोग, बुक्स क्लोज करते हैं, मतलब ईयर एंड प्रोसीजर होते हैं। अकाउंट्स वाले घर नहीं जाते रात को 31 मार्च को, ध्यान से सुन लेना।
अकाउंट्स वाले रात को घर नहीं जाते हैं ईयर एंड के टाइम पे, ऑफिस ही सोते हैं, वहीं खाना पीना सब हो जाता है। है क्या तुम्हारे घर में कोई अकाउंट्स के अंदर? नहीं सर, लेकिन तो सीरियसली इतना वर्क प्रेशर होता है कॉर्पोरेट्स में। हाँ, कॉर्पोरेट में मतलब ये तो खैर मजाक वाली बातें करनी जाते हैं, बट कॉर्पोरेट के अंदर इफ यू आर पार्ट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस का पार्ट हो, अकाउंटिंग का पार्ट हो, इन चीजों का पार्ट हो, तो फिर ऐसे केस में आपके पास ईयर एंड का मतलब, ईयर एंड का मतलब मार्च स्पेशली ना, ईयर एंड मतलब सिर्फ सीधा 31 मार्च नहीं हो गया, वो ईयर लास्ट 15 दिन आप ईयर एंड मान लो, मतलब 16 मार्च से आपका ईयर एंड चालू हो जाएगा। तो वो बहुत बिजी टाइम हो जाता है, उस टाइम पे हो सकता है कि आपको 10-10, 11-11, 12, 1-1 बजे तक काम करना पड़े। बैंक में ऐसा होता है, बैंक का तुम लोगों को नहीं पता। बैंक्स हो गए, एनबीएफसी हो गई, तो एनबीएफसी तो बैंक्स के अंदर जब ईयर एंड मंथ एंड आता है, ईयर एंड भी छोड़ो उनको, तो मंथ एंड पे इतना, तो मेरा कजन है वो रात को 2-2 बजे भी ऑफिस से आता है। क्यों? क्योंकि मंथ एंड आ गया, मंथ एंड में सब चीजें उनको क्लोज करनी होती है, खत्म करना होता है काम अपना सारा। ये, तो अगर आप अकाउंट्स या फाइनेंस डिपार्टमेंट का पार्ट है, तो ये ईयर एंड का टाइम बहुत बिजी चलेगा आपका। कोई छुट्टी वुट्टी कुछ नहीं है, फिर उसके बाद जो करना है करो। 1 अप्रैल के बाद वो दे देंगे छुट्टी आपको। ठीक है, अच्छा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब ये वाला टाइम बहुत बिजी टाइम हो गया ना, तो सारा स्टाफ आपका ऑफिस का बहुत बिजी है भाई इस टाइम पे। हाँ या ना? यस। अब ऑडिटर आके सर पे बैठ जाए, ऑडिट करूंगा मैं तो भाई आप ऑडिट करोगे तो हम हमारा काम कब करेंगे? ये तो इंटरफेरेंस हो गया ना, इंटरफेयर कर रहे हो ना आप उनके काम में, अपने क्लाइंट के काम में। ये सुनो, वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, आप उनके सर पे आके बैठ जाओगे तो कि नहीं नहीं मैं तो ऑडिट करूंगा। ये सुनो। यस सर। यस। तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया कि अगर आप इंटरिम ऑडिट करते हो तो वो आपको पहले खत्म कर देनी चाहिए, ताकि ईयर एंड प्रोसीजर्स में आप इंटरफियर नहीं करो। आ गया समझ में? क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? वो आपको पहले खत्म कर देनी चाहिए इंटरिम ऑडिट। तो मार्च तक लेकर के मत जाओ आपके इंटरिम ऑडिट। अगर आप इंटरिम ऑडिट करते हो तो जनवरी तक खत्म कर लो, फरवरी तक खत्म कर लो, मार्च तक उसको लेकर के मत जाओ। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। और ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा लेट। अब 1 अप्रैल को चालू हुआ और आप ऑडिटर आ गया, चलो भाई मैं ऑडिट करूंगा, 1 अप्रैल से ऑडिट करना चालू करता हूँ, मतलब नेक्स्ट ईयर की ऑडिट नहीं, कि मैं तो पैरेलल ऑडिट इंटरिम ऑडिट करना चाहता हूँ, मैं तो पैरेलल और इंटरिम ऑडिट करूंगा। ये भी तो बेवकूफों वाली बात हो जाएगी ना। यस सर। ठीक है, तो वो भी आपको नहीं करना चाहिए। तो लेट इनफ टू इनेबल द सफिशिएंट वर्क टू बी डन टू ईज द प्रेशर ऑन द फाइनल ऑडिट, मतलब कि फाइनल ऑडिट के टाइम पे आपका प्रेशर कम हो जाए, उतना लेट होना चाहिए मतलब। तो जैसे आप जनवरी तक खत्म कर सकते हो ना, तो हो सकता है कि बहुत सारा काम हम लोग जनवरी तक खत्म कर लें। ऐसा नहीं कि आप अपना काम अप्रैल में चालू करके मई जून तक खत्म करके बैठ जाओ, फिर क्या होगा? फिर तो वापस से आपको पूरी फाइनल ऑडिट के टाइम पे पूरी वापस मेहनत करनी पड़ेगी, तो ऐसा नहीं। तो लेट इनफ इतनी होनी चाहिए कि भाई काम का प्रेशर फाइनल ऑडिट में कम हो, और अर्ली इनफ इतनी होनी चाहिए कि हम क्लाइंट के ईयर एंड प्रोसीजर्स में इंटरफेयर नहीं करें। आ गया समझ में बेटा? क्लियर है यहाँ पे? यस और नो? यस सर। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली अ क्लाइंट वुड नॉट बी वांट द ऑडिटर टू परफॉर्म द ऑडिट एट द ईयर एंड, एज दिस विल कॉज द डिसरप्शन टू फॉर द क्लाइंट ईयर एंड प्रोसीजर्स। ये इन्होंने बता दिया। पर्पस क्या होता है इंटरिम ऑडिट का? ऑलवेज द ऑडिटर टू स्प्रेड आउट द प्रोसीजर। इसका पर्पस है कि हमारे प्रोसीजर्स ओवर द ईयर स्प्रेड कर दें, ठीक है, ताकि जिससे हम लोग हमारी फाइनल स्टेज के ऑडिट के लिए बेटर प्लानिंग कर पाए। ठीक है, और ये यूजफुल होती है जब डिटेक्शन रिस्क ज्यादा होता है ड्यूटी और टाइट रिपोर्टिंग डेडलाइन, क्योंकि देखो फाइनल ऑडिट की एक डेडलाइन होती है। अब आपको धीरे धीरे ये सब चीजें पता चलेगी, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप अगर ऑडिट करना स्टार्ट कर दोगे तो मन पड़ेगा जब खत्म करेंगे उसको। सरकार डेडलाइन देती है, वो ऑडिट रिपोर्ट आपको फाइनलाइज करके गवर्नमेंट को सबमिट करनी होती है। वो रिटर्न होता है जो फाइल होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने पड़ते हैं क्लाइंट को। आपको नहीं करने पड़ेंगे, क्लाइंट को फाइल करने पड़ेंगे। इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है जो कॉर्पोरेट्स के साथ डील करती है? क्या नाम है उस डिपार्टमेंट का, उस मिनिस्ट्री का क्या नाम है?
पता ही नहीं पता? जल्दी बताओ, कौन सी मिनिस्ट्री डील करती है हमारे यहाँ पे कॉर्पोरेट्स के साथ में? ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अरे वो तो ऑडिटर अपॉइंट करती है, और वो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, पहली बात तो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया नहीं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होता है, वो कैग होती है, और वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ऑडिट करती है, वो नहीं। वो मिनिस्ट्री जो कॉर्पोरेट्स के साथ डील करती है सारे मैटर्स में, सब मैटर्स में। रजिस्टर, किसी कंपनी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है तो आपको उसी मिनिस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, ठीक है भाई, यस। है ना? तो इंडिया में एमसीए है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो बेसिकली डील कर रही है यहाँ पे किसके साथ में, सभी कॉर्पोरेट्स के साथ में। तो वो एमसीए को, किसी भी कोई भी कंपनी होगी ना, वो एमसीए ने गाइडलाइन, वो डेडलाइन दी हुई है कि भैया ये अप्रैल खत्म चालू हो गया है, 31 मार्च खत्म हो गया, 2024-2025 का फाइनेंशियल ईयर है, 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगा। तो इस साल की जो ऑडिट होगी वो 1 अप्रैल से चालू हो सकती है, 2 अप्रैल से हो सकती है, 15 अप्रैल से हो सकती है, जब भी करना चाहो चालू, जब करना चाहो करो, लेकिन नवंबर तक इस साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को फाइल करने पड़ेंगे। तो एक टाइमलाइन ना फिक्स कि भी इतने ही समय में आपको काम करके देना है, यस और नो? यस। अब ऑडिटर, अगर कंपनी बहुत बड़ी है तो इतनी टाइट रिपोर्टिंग डेडलाइन में वो अपना काम बहुत अच्छे से नहीं कर सकता, उसको ऐसा लग रहा है कि भाई कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ी है। तो इस वजह से वो क्या कर रहा है कि ठीक है, मैं तो साल खत्म होने से पहले ही काम अपना स्टार्ट कर देता हूँ, इंटरिम ऑडिट कर लूंगा, तो इससे डिटेक्शन रिस्क कम हो जाएगा। मैं पहले ही पैरेलली मैं ये देखना चालू कर दूंगा कि कहीं कोई फ्रॉड्स एंड एरर्स तो नहीं है। आया समझ में? क्लियर है यहाँ पे, यस और नो? यस। तो इफेक्टिव फाइनल स्टेज ऑडिट के लिए और डिटेक्शन रेट्स को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि भाई बाद में रिपोर्टिंग डेडलाइन होने वाली है, इस वजह से हम अपना काम पहले से ही, साल खत्म होने से पहले ही क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ये पर्पस हमारी इंटरिम ऑडिट का होता है। और बाकी फाइनल ऑडिट का पर्पस तो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू करने के लिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए हम लोग करते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है ना, ये तो काम करते हैं हम लोग। इसलिए कब करा जाएगा, वर्क क्या क्या करेंगे, जैसे कि सिस्टम आपने पहले डॉक्यूमेंट कर लिए, जो काम आप बाद में करते हैं वो काम हम पहले कर लेंगे। क्या हमारे क्लाइंट के सिस्टम है, उसके कंट्रोल्स आपको इवेल्युएट करने हैं, एडिशनल कुछ काम हो गए, ठीक है, मटेरियल ट्रांजेक्शन्स को आपको टेस्ट करना है, आपको सेल्स के ट्रांजेक्शन्स को टेस्ट करना है, आपको रिस्क असेसमेंट करना है, ठीक है, आपको परपेचुअल इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री काउंटिंग जब बार बार होती है तो आप वहां पर जाकर के उसको अटेंड करना चाहते हो, तो ये सारे काम आप करते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, तो ये सारे काम हम ऑडिट में करते हैं। अच्छा, इंटरिम ऑडिट नहीं होती तो ये सारे काम हम बाद में करते हैं, लेकिन क्योंकि अब इंटरिम ऑडिट हो रही है तो हम कोशिश करेंगे ये सारे हम लोग काम पहले ही कर लें, ठीक है। और फिर बाद में जब आप करोगे ऑडिट, फाइनल ऑडिट होगी, तो उसके अंदर तो फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की ऑडिट करी जाएगी, मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा इंटरिम ऑडिट के बाद के ट्रांजेक्शन ना, अब से फॉर एग्जांपल कि भाई इंटरिम ऑडिट तो आपने खत्म कर दी थी जनवरी के अंदर, तो फरवरी में कोई ऑडिट नहीं हो रही थी, मार्च में कोई ऑडिट नहीं हो रही थी, ठीक है। अब आपने ऑडिट सीधी चालू करी है 15 अप्रैल को, तो यहां से लेकर के यहां तक के जो ट्रांजेक्शन्स आपने टेस्ट नहीं किए थे, इन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग वापस से कब टेस्ट करेंगे, फाइनल ऑडिट के टाइम पे टेस्ट करेंगे, ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे, यस और नो? यस। ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन्स जो इंटरिम ऑडिट के बाद हुए वो आप लोग टेस्ट करेंगे। ईयर एंड जनरल्स विच में इंक्लूड एडजस्टमेंट टू द ट्रांजेक्शन टेस्टेड एट द इंटरिम ऑडिट। अब जो ट्रांजेक्शन टेस्ट किए गए थे उन ट्रांजेक्शन्स में अगर किसी तरीके का कोई एडजस्टमेंट किया गया है तो उनको वापस से टेस्ट किया जाएगा कि भाई ऐसा क्या एडजस्टमेंट आपने किया, ये तो हम टेस्ट करके चले गए थे। एविडेंस मांगना, क्योंकि देखो कंट्रोल हम पहले टेस्ट कर चुके हैं बेटा, इंटरनल कंट्रोल अपन पहले टेस्ट कर चुके हैं, है ना? कब टेस्ट कर लिए थे हमने, क्योंकि इंटरिम ऑडिट हो रही थी तो जनवरी में टेस्ट कर लिए थे।
अब फरवरी मार्च में तो टेस्ट नहीं किया वापस से इसको, यस और नो? हमें ये पता है कि ये कंट्रोल्स यहां तक काम कर रहे थे, लेकिन क्या जनवरी के बाद फरवरी और मार्च में भी इन कंट्रोल्स ने काम किया? नहीं किया। वापस से इसको क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा फाइनल ऑडिट के टाइम पे। आया समझ में बेटा? क्लियर? यस सर। इसके अलावा कंप्लीशन एक्टिविटीज जो हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब ऑडिट कंप्लीट करते हैं तो कुछ एक्टिविटीज होती है जो हमको परफॉर्म करनी पड़ती है, वो एक्टिविटीज हम परफॉर्म करेंगे। ये ऐसे होगा। क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? यस। ये छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं कि भाई इंटरिम ऑडिट करने से फाइनल ऑडिट पे क्या फर्क पड़ता है। बहुत सिंपल सी चीज है। देखो, इंटरिम ऑडिट पे अगर कंट्रोल टेस्ट कर लोगे, ठीक है, तो बाद में आपको कम सब्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इंटरनल कंट्रोल टेस्ट किए और आपको लग रहा है कि कंट्रोल अपना काम अच्छे से कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल, बेटा ये चीज ध्यान से सुन लो, ये और भी काम आएगा। अगर कंट्रोल्स अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं, दे आर वर्किंग गुड, तो बाद का काम जो कि हमारा सब्सटेंसिव होता है वो हमको कम करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो कंट्रोल अगर आपने टेस्ट कर लिया और कंट्रोल अगर अच्छे से काम कर रहे हैं तो सब्सटेंसिव प्रोसीजर कम हो जाएंगे। अगर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स आपने इंटरिम स्टेज पर ही परफॉर्म कर लिए, इनका इंटरिम का ऑडिट कर रहे थे लेकिन इसी टाइम पे सब्सटेंसिव प्रोसीजर भी परफॉर्म कर दिए, तो फाइनल ऑडिट के टाइम पे ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। हमको कम काम करना पड़ेगा क्योंकि हम काम पहले ज्यादा कर चुके हैं। सीधी सी बात है, यस और नो? यस सर। और क्या फायदा होगा? आप टाइमली अपनी ऑडिट को खत्म कर पाओगे और टाइमली हम लोग हमारी ऑडिट रिपोर्ट साइन कर पाएंगे। आया समझ में? यस और नो? यस सर। और अगर अब ये वाला जो फर्स्ट पॉइंट है ना, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट, अगर आपको इंटरिम ऑडिट के टाइम पे पता चलता है कि कंट्रोल्स बेकार है, पुअर है, बकवास है, कोई गलती नहीं पकड़ते, तो हमको फाइनल ऑडिट के टाइम पे क्या करना पड़ेगा? सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स बढ़ाने पड़ेंगे, है ना? यस और नो? ये हो यस सर। आ गया समझ में? क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ये हमने हमारा प्लानिंग का मेजर मेजर पार्ट पढ़ लिया है। कल आगे पढ़ना चालू करेंगे फ्रॉड एंड एरर से। ये हमारी स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि भाई फ्रॉड को लेकर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लॉज एंड रेगुलेशंस को लेकर के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सब चीज। ठीक है भाई, कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं है कोई डाउट? या सिमरन, नो सर, डाउट। समझ में आ गया बेटा अच्छे से? यस यस सर। सर। चलो क्लास खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट। थैंक थैंक यू यू सर। सर, गुड नाइट।